नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में मैं विकास सिंह राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। वीडियो में दोस्तों बात करेंगे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले सेकंड T20I मैच के बारे में। बहुत ही कमाल का प्रेडिक्शन दूंगा क्योंकि लास्ट मैच जो मैंने देखा ना उससे बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है जो आपको इस मैच में काम आने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखने के बाद जब आप टीम बनाओगे ना तो एक नंबर टीम बनने वाली है, तो इसीलिए ध्यान से देख लेना। और अगर आज हमसे पहली बार जुड़े हो, स्क्रॉल करते हुए यहां तक आ चुके हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब मैच में देखोगे कि यार जो जो बंदे ने बातें बताई थी बहुत कुछ वैसा ही हो रहा है, तो फिर ढूंढने निकलोगे तो हो सकता है कि मिलना मुश्किल हो जाए। इसीलिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और एक और ज़रूरी चीज़ है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब टेलीग्राम ज्वाइन इसलिए कर लेना क्योंकि एक तो टॉस के बाद कुछ अपडेट्स होती हैं वो बता देता हूँ, कुछ ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन शेयर कर दूंगा। इसके अलावा एक और चीज़ है कि प्लेइंग 11 में चेंजेस की संभावना है, तो अगर प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव आएगा तो वो भी जो नया प्लेयर है उसको रखना है नहीं रखना है, रिकॉर्ड कैसा है, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं कि मैं वहां पर जाके आपसे पैसे की डिमांड करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में, और फ्री में है तो इन्फॉर्मेशन मिल रही तो रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन भी दे दूंगा। अब बात करते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में, और यहाँ के अगर डायमेंशंस की बात करें ना तो ग्राउंड ऑलमोस्ट तीन एरिया से तो छोटा है। सिर्फ एक ये 76 मीटर की बाउंड्री, यहाँ पे 73 है, तो ऑलमोस्ट ये अगर कम भी कर देंगे तो लगभग 70 मीटर तो रहने वाली है। तो अगर इस एंड से बैटिंग हो रही है तो ये वाला एरिया जो मिड ऑन हो सकता है और लेफ्ट हैंड के लिए कवर हो सकता है, वो एरिया थोड़ा सा बड़ा रहेगा। और इस एंड से जब बैटिंग होगी तो ये यहाँ से लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए मिड ऑन और राइट हैंड बैट्समैन के लिए कवर का एरिया थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है। बाकी ये जो एरिया है ना ये काफ़ी छोटा है, मतलब जो इवन लुइस है ना उनके लिए बेनिफिट है क्योंकि ये उनका एरिया है। इवन लुइस इस एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा शॉट्स खेलते हैं, तो उनके लिए थोड़ा यहाँ पे फायदा आप देख पाएंगे कि वो इस एरिया में, मतलब अगर बैटिंग विकेट रहा तो वो बहुत अच्छा स्कोर करके आपको दे सकते हैं। ग्राउंड के डायमेंशंस के हिसाब से हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी जो है एवरेज डायमेंशन है, इधर 60 मीटर है तो उसका फायदा मिल सकता है। अब इस मैदान पर टोटल जो 6 मैचेस खेले गए ना उनमें से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 3 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। एवरेज स्कोर लगभग आपको 180 मिलता है, मतलब एक अच्छा बैटिंग विकेट आपको देखने मिल जाएगा, जिसमें से 3 बार 50 से 3 बार 190 से ऊपर का स्कोर बन चुका है। अब आप यहां पर देखें हुआ क्या है। साउथ अफ्रीका ने 182 बनाया था जब इन्होंने पहले बैटिंग की थी आयरलैंड के सामने। अब चूंकि आयरलैंड की टीम तो छोटी टीम है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैचअप आपको काम आएगा नहीं इसका, लेकिन फिर भी देख लो। रिजा हेनरिक्स ओपन कर रहे थे, 42 बनाया था। पावर प्ले में 1 विकेट आया था, 4 विकेट फास्ट बॉलर को, 2 स्पिनर को, और डिलाने ने 2 विकेट हाईएस्ट निकाले थे जो कि लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, ठीक है, राइट आर्म लेग ब्रेक। इसके बाद सेकंड इनिंग में क्या हुआ था, हैरी ट्रैक्टर नंबर 4 बैटिंग कर रहे थे, पावर प्ले में 3 आए क्योंकि छोटी टीम है। 9 विकेट निकाले थे फास्ट बॉलर ने, जिसमें पार्नेल को 5 मिले थे। पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह ये गेंदबाजी करते हैं, ठीक है। फिर आप आओगे अगला मैच, वो भी आयरलैंड से ही है, जिसमें रिजा हेनरिक्स ने 74 किया। पावर प्ले में 2 विकेट आ गए, 2 फास्ट बॉलर को, 2 स्पिनर को मिले। फिर से डिलाने को विकेट मिले जो कि राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज हैं। और यहाँ पे लॉर्केन टकर ने 78 का स्कोर किया था, नंबर 3 बैटिंग कर रहे थे। पावर प्ले में 2 विकेट, फास्ट बॉलर स्पिनर्स को बराबर विकेट मिले, जिसमें पार्नेल को 2, शमशी को 2 और केशव महाराज को 2 विकेट थे। ये 2 मैचेस से तो हमें एक चीज़ समझ में आई है कि स्पिनर्स के खाते में विकेट तो आए हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में मैच चल रहे हैं तो स्पिनर ने विकेट नहीं निकाले। कई बार आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाती होगी कि यार इंग्लैंड में मैच चल रहा है, स्पिनर को रखें या ना रखें। अब यहाँ पर देखें 234 का स्कोर आया साउथ अफ्रीका के सामने, तो ये तो चीज समझ में आ रही है कि विकेट बैटिंग के लिए अनुकूल है। तो बल्लेबाज कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए सबसे अच्छी चॉइस में से एक होंगे, जिसमें जॉनी बेयरस्टो नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, 90 बनाया था। स्टब्स नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे, 72 किया। पावर प्ले में 2 विकेट आए, फास्ट बॉलर्स को 6 मिले, यहाँ 5 मिले। पावर प्ले में 2 विकेट यहाँ पर भी थे और 3 विकेट स्पिनर को मिले। रिचर्ड ग्लेसन जो कि राइट आर्म मीडियम है, और लुंगी एनगीडी को 5 विकेट मिले थे, जिसमें से 3 विकेट इनके डेथ में आए थे। और इंग्लैंड और इंडिया ने जब खेला तो इंडिया के रोहित शर्मा ने 100 बना दिया। शर्मा जी का 100 है इस मैदान पे, ध्यान रखना। जैसन रॉय का 67, पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं था, यहाँ पे ज़रूर 2 आ गए थे। 11 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले थे। इस वाले मैच में ज़रूर स्पिनर को विकेट नहीं मिले, हार्दिक पांड्या को 4 और डेविड विलियर को 1 विकेट मिला था। अब क्या ऐसा कॉमन है जो हमें फॉलो करना है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, उसके बाद आप आगे बढ़ना। चीज़ें समझ में आ जाए ना तो बस वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखता हूँ।
बस 3000 लाइक कर देना, काफ़ी है मेरे लिए। अब यहाँ पर देखो भाई, पावर प्ले नंबर 4, पावर प्ले और पावर प्ले मतलब ओपनर, सॉरी, ये ध्यान रखना कि एक विकेट तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा पावर प्ले के अंदर, कम से कम एक विकेट है। अब दोनों टीमों के प्लेयर आप देखोगे ना, तो मैं इवन लुइस को तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट दे रहा हूं इस बार उनकी डायमेंशन की वजह से, अगर बैटिंग विकेट है तो। और जो जॉनसन चार्लिस आएंगे वो थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं। दूसरी तरफ जेमी स्मिथ तो डकेट रहेंगे। डकेट पिछले मैच में फ्लॉप थे, जेमी स्मिथ ने स्कोर कर दिया था, वहां पे हम रिकॉर्ड के हिसाब से काम कर लेंगे या फिर आप लक के बेसिस पे भी जा सकते हो। फिर सेकंड इनिंग में अलग अलग नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। स्पिनर को विकेट मिले हैं तो स्पिनर को ट्राई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा फास्ट बॉलर्स का रोल बेहतर रहा है। और पावर प्ले में सेकंड इनिंग में 2 विकेट तक गए हैं, जैसे कि 3, 2, 2 और 2। तो सेकंड इनिंग में 2 विकेट तक आपको पावर प्ले में देखने मिल सकते हैं, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर के स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो, ठीक है। अब यहां पर आओ आप सीधा, दोनों टीमें जब पिछली बार आमने सामने हुई, क्या हुआ भैया, जेमी स्मिथ का 38 आ गया, बटलर का 96 आया था, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था वीडियो में। डॉसन एक नया प्लेयर आ गया था टीम में जिसने 4 विकेट निकाले, पॉट्स के 2 थे और बैथल के भी 2 विकेट थे। इवन लुइस ने 39 और रोमारियो शेफर्ड ने 2 विकेट निकाला। अब यहां से सॉल्ट का 55 था, बैथल का 62 था, बटलर का 38 और रेयान अहमद के 3 विकेट थे। यहां से गुदाकेश मोटी के 2, रॉबिन पोवेल का 38, शे होप का 54 और इवन लुइस का 68 रनों का स्कोर था लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी, तब की बात है। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की। अगर सॉल्ट वापस आ चुके होंगे तो वो खेलेंगे, हाल फिलहाल में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जब हम वीडियो बना रहे हैं। तो जेमी स्मिथ और डकेट ओपन करते हुए नजर आएंगे, बटलर नंबर 3, ब्रूक नंबर 4, टॉम बेंटन नंबर 5, जैकब बेथल, विल जैक्स और लियाम डॉसन तक आपको बल्लेबाजी देखने मिल जाती है। पावर प्ले के अंदर जो गेंदबाजी हमने देखी थी उसमें मैथ्यू पॉट्स थे जो पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे थे, ब्रेडन कार्स ने पावर प्ले में बॉलिंग की थी, 1 ओवर विल जैक ने भी डाला था, लियाम डॉसन ने गेंदबाजी की। इसके अलावा डेथ ओवर में ब्रेडन कार्स और मैथ्यू पॉट्स की गेंदबाजी आपको ज़्यादा नजर आएगी, ठीक है। और यहाँ से अब हम सीधे चलते हैं वेन्यू रिकॉर्ड पे। इस मैदान के ऊपर बटलर ने 2 मैचेस खेले हैं और रन बनाए 56, जिसमें 28 का बैटिंग एवरेज है। आदिल रशीद ने 2 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 2 विकेट निकाले हैं। लास्ट मैच 2022 में हुआ था इस मैदान पे। 3 साल हो चुके हैं इस मैदान पर, अंतर्राष्ट्रीय मैच तो नहीं खेला गया है। अब यहाँ पर आप देखिए, जेमी स्मिथ ने टोटल मैच खेले 3, स्कोर किया है 66 का, जिसमें इनका 38 का हाईएस्ट स्कोर है। 3 मैच 66 रन, 38 का हाईएस्ट। ऑलमोस्ट लास्ट मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको दूसरा नाम मिलता है बेन डकेट का, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और लास्ट मैच में एक स्लोअर वन का शिकार हो गए थे रोमारियो शेफर्ड की, जो कि पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे थे। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 4 बार आउट हो चुके हैं, चूंकि सामने वाली टीम पे कोई लेफ्ट आर्म मीडियम है नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इनका 27 का बैटिंग एवरेज है, पहले बैटिंग करते हुए 250 है और 70 का इनका हाईएस्ट स्कोर है। हालांकि वेस्टइंडीज के सामने 2 मैच खेले हैं और दोनों में ही फ्लॉप थे। यहां पर आपका लक ही काम करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं दोनों को रख लूं तो वो भी मुश्किल काम है। क्यों है मुश्किल, वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। हाल फिलहाल में आप यहां पर देख लो कि दोनों में से एक को रख लेना, क्योंकि पावर प्ले में विकेट तो ऑलमोस्ट आना चाहिए, आ ही जाएगा लगभग। इसके बाद है जॉस बटलर। इस बंदे को छोड़ नहीं सकते हैं, टेक्निकली स्ट्रांग है, रिसेंटली आपने फॉर्म भी देखा है। पिछला ही मैच भी 96 था और ऑलमोस्ट 100 कर ही जाते, इतना आराम से 25 गेंदों में 50 बना लिया था, 100 के बहुत नज़दीक थे। तो ये खिलाड़ी ना, इसको तो छोड़ने से रहे। अब ज़्यादातर लोगों का कैप्टन भी मिलेगा क्योंकि पिछले मैच में स्कोर भी कर दिया। जैसन होल्डर 2 बार आउट कर चुके हैं 23 गेंदों में और रोमारियो शेफर्ड 2 बार आउट कर चुके हैं इनको 27 गेंदों में। और इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 350, सेकंड करते हुए 250 है। पहले बैटिंग करते हुए कैप्टनसी की सबसे अच्छी चॉइस में से एक है। फिर आते हैं ब्रूक की एक बहुत बड़ी समस्या है और जो लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने पकड़ रखी है। अब वो क्या है, वो समस्या ये है कि स्पिन नहीं खेल पाते हैं। अब ब्रूक को स्पिनर से बचना पड़ेगा। गुदाकेश मोटी मिलेंगे, पिछले मैच में आउट किसने किया था, क्या नाम है उसका, रोस्टन चेस ने पिछले मैच में इनको बोल्ड मार दिया था, बहुत आराम से बोल्ड मारा, जबकि ऑफ स्पिनर को इतने विकेट मिलते नहीं है। तो अब बात यही है कि स्पिनर इनकी बड़ी परेशानी है। लेग स्पिनर के सामने 50 गेंदों में 7 बार आउट हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, होल्डर ने 2 बार आउट कर दिया। अब
सीधी सी बात यह कि अगर स्पिनर को खेल गए, सर्वाइव कर गए तो स्कोर मार देंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर से इनको दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत आती सिर्फ स्पिनर से। तो यहाँ पे ना पूरा काम करेगा कि दिन के ऊपर कि स्पिनर का दिन अच्छा है या नहीं, या फिर इनका लक कैसा है। स्पिनर को खेलना अकेला पड़ेगा इनको। पहले बैटिंग करते हुए 250 200 है, और वेस्ट इंडीज के सामने तो अभी तक नहीं चल पाए। तो कुल मिलाकर ये ना कैप्टनसी की चॉइस से तो ऑलमोस्ट मेरे लिए बाहर है, ऑलमोस्ट बाहर है। रिस्क लेकर बनाना चाहते हो तो ग्रैंड लीग में रख देना, स्मॉल लीग में गलती मत करना, क्योंकि सिर्फ लक पे ही काम होगा। ध्यान रखना, सिर्फ लक पे चलेगा। नंबर 4 पर आओगे तो टॉम बेंटन मिलते हैं, जिन्होंने वेस्ट इंडीज के सामने 6 मैच खेलकर 125 बनाया। 23 का इनका बैटिंग एवरेज है, जिसमें 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। 73 का इनका हाईएस्ट है। अब नॉर्मली करते हैं ओपन या फिर वन डाउन, अब यहां खेलना पड़ रहा है नंबर 5। इस नंबर पर आकर आते ही हिट करना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल काम होगा। राइट आर्म मीडियम के सामने ये 7 बार तो आउट हो चुके हैं, लेग स्पिन के सामने हो चुके हैं 2 बार आउट। तो यहां पे रसेल मिलेंगे, जेसन होल्डर मिलेंगे और शेफर्ड मिलेंगे, जो कि इस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप आओगे नंबर 6 पे, जो कि जैकब बेथल है। जैकब बेथल मैंने आपको पहले ही बताया कि वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर में से एक है। अब रही इनकी गेंदबाजी की बात, भैया गेंदबाजी डाली, 2 विकेट भी निकाल दिए थे। पहला ओवर बहुत बुरी तरीके से मार मारी थी एवन लुइस ने। तो अब ये गलती तो शायद टीम नहीं करेगी कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने इनको लगाया जाए। अब आप देखोगे सामने वाली टीम में राइट हैंड बल्लेबाज कौन कौन आएंगे। राइट हैंड आएंगे रोस्टन चेस, शे होप, रसेल, पोवेल, उनके सामने इनका इस्तेमाल हो सकता है। अब एक बड़ी कमाल की बात यह है कि सामने वाली टीम की भी बल्लेबाजी ऐसी है कि वो स्पिन को नहीं खेल पाती, उनको फास्ट बॉलर से समस्या नहीं है। तो ये जो जैकब बेथल है ना, ये आपके लिए बढ़िया डिफरेंशियल पिक का काम कर जाएंगे। आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉलिंग से आपको देंगे परफॉर्मेंस, अगर ओवर मिल गए ना तो कम से कम 1 विकेट तो आ जाएगा। अब रही बात बल्लेबाजी की, तो बैटिंग ऐसी है कि बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए स्मॉल लीग में भी डिफरेंशियल का काम करेगा। 50% लोगों ने रखा है और सही लोगों ने रखा है, रख सकते हैं। राइट आर्म मीडियम के सामने 4 बार आउट हो चुके हैं। वेस्ट इंडीज के सामने इनका 5 इनिंग में 150 रन है। नॉट आउट रहने की वजह से एवरेज आपको अच्छा दिखेगा। फिर आओगे विल जैक्स की तरफ। विल जैक्स ने भी पावर प्ले में शुरुआत की थी, दूसरा ओवर लेकर आए थे। इवन लुइस के लिए खतरा बन सकते हैं, बाकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, 29 इनिंग में 31 विकेट इनके खाते में है। पहले गेंदबाजी कराओगे तो 13 विकेट है, सेकंड करा लोगे 18 विकेट्स है। अब चूंकि बल्लेबाजी की तो चांसेस कम है, क्योंकि जिस नंबर पर आते हैं वहां तक तो बल्लेबाजी पहुंच जाए मुश्किल बात है। एल्जारी जोसेफ 3 बार आउट कर चुके हैं इनको, और गुदाकेश मोटी ने 3 बार आउट कर दिया है। इसके बाद लियाम डॉसन को विकेट मिला, पता है कारण क्या था? लियाम डॉसन को जो 4 विकेट मिले हैं, अब आप देखोगे इनका रिकॉर्ड क्या था कि 12 इनिंग में टोटल इनके पास 10 विकेट है, जिसमें 4 विकेट तो पिछले ही मैच में आए। मतलब इससे पहले 11 इनिंग में इनके थे टोटल 6 विकेट्स। 2 मैच में 1 विकेट निकाल रहे थे। चूंकि वेरिएशन अच्छा था, अच्छा स्लो बॉल का, अच्छी स्लो बॉल डाल रहे थे, ऐसा नहीं था कि बहुत तेज फेंकने की कोशिश कर रहे थे। तो यहां पर ना एक फायदा इनको मिला है कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर तेज हिट करने के चक्कर में मिस हिट करके गए और अपना विकेट गवा कर गए। तो ये आपको फिर से रिपीट देखने मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं कि 2 विकेट फिर से निकाल दें। 4 की तो गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हाँ 2 तक गाड़ी जा सकती है। पहले गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट, सेकंड बॉलिंग करते हुए 5 विकेट इन्होंने निकाले हैं। ठीक है, तो लियाम डॉसन रखने में फायदा है आपको। बस कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ टीम में रख लेना इनको। इसके बाद है दोस्तों ब्रैडन कार्स। लास्ट मैच में बड़ी जोरों से धुनाई हुई, 9 मैचेस में 15 विकेट इनके खाते में। अब वेस्ट इंडीज की जो प्लेयर है ना, उनको फास्ट बॉलिंग से तो दिक्कत है नहीं, उनको दिक्कत आएगी कैसे? जब आप कोई वेरिएशन यूज़ करोगे, जब आप स्लो वन डालोगे, आप स्लो गेंद का इस्तेमाल कर लोगे, स्पिन अच्छा करा लोगे, तो उनको दिक्कत आनी है। फास्ट बॉलिंग से उन्हें कोई समस्या नहीं है। अब चूंकि गेंदबाज अच्छे हैं इसलिए रख लेना, बाकी चांसेस इनके वही रहेंगे पिछले मैच जैसे ही। और मैथ्यू पोट्स की अगर मैं बात करूं, जिनको पिछले मैच में 2 विकेट मिल जरूर गए मैथ्यू पोट्स को, लेकिन गेंदबाजी उन्होंने अच्छी नहीं की थी। बस दमक रहे थे, गेंदों को जमीन पे पटक रहे थे जोरों शोरों से। अब विकेट इसलिए भी आ गया क्योंकि 1 विकेट तो डेथ में आ गया था, 1 विकेट डेथ में आ गया था, और 1 विकेट आया था शिव होप का। ध्यान रखना, शिव होप को दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे प्लेयर है जो पेस से बीट हो सकते हैं, पेस से परेशान हो सकते हैं। बाकी ना इवन लुइस को दिक्कत आएगी, ना चार्लेस को दिक्कत आएगी, ना रदरफोर्ड को दिक्कत आने वाली है, ना रसेल को प्रॉब्लम आने वाली है, और रोस्टन चेस थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं। बाकी जो जितने प्लेयर उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो डेथ ओवर में विकेट आया था 1, और 1 आ गया था शिव होप का। बाकी विकेट आना मुश्किल है, इसीलिए मैथ्यू पोट्स के बजाय मैं अगर फास्ट बॉलर की तरफ जाऊंगा ना, तो मैं ब्रैडन कार्स को ही रखूंगा। अंतिम नाम है आदिल रशीद का। 19 इनिंग 25 विकेट है। ये बंदा विकेट लेस जाए ऐसा बहुत कम होता है, इसीलिए इसको तो टीम में आप रख सकते हो सेफ ऑप्शन के तौर पे। अब आप आ जाओ वेस्ट इंडीज की तरफ।
यहाँ पे आपको चार्लेस और एवन लुइस मिलते हैं। नंबर 3 पे शे होप मिलेंगे, रोस्टन चेस मिलेंगे, शेरफिन रदरफोर्ड, रोमन पॉवेल, रसेल, रोमारियो शेफर्ड, जेसन एल्जारी और गुदाकेश मोटे। क्या हुआ भाई कि पिछले मैच के अंदर रोमारियो शेफर्ड ने 4 ओवर पूरे डाले और जिसमें पावर प्ले और डेथ ओवर की गेंदबाजी शामिल थी। जेसन होल्डर ने अपने 4 ओवर पूरे डाले, ये भी डेथ ओवर में भी आए थे। एल्जारी जोसेफ भी आए और रसेल ने डाले थे 2 ओवर डाले थे रोस्टन चेस ने और 4 ओवर डाले थे गुदाकेश मोटी ने। ठीक है, अब मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं ना कि गुदाकेश मोटी को विकेट चाहे ना मिले हो लेकिन उन्होंने गेंदबाजी बड़ी कमाल की थी। अब लोग तो विकेट देखते हैं, स्कोर कार्ड देख के टीम बनाते हैं। अगर आप स्कोर कार्ड देखकर ही टीम बना रहे हो ना तब तो फिर एक अलग बात है। बाकी गुदाकेश मोटी ने गेंदबाजी अच्छी की थी, तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। यहाँ इस मैदान पे इन खिलाड़ियों ने मैच नहीं खेला है, इसीलिए इनका ग्राउंड रिकॉर्ड नहीं है। सीधा चलते हैं हम जॉनसन चार्लिस पे। दोस्तों यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई हो ना तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा हमें संतुष्टि मिल जाए और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। ज़्यादा आप लोगों से कोई डिमांड करते भी कहाँ हैं हम। ठीक है, इंग्लैंड के सामने 25 का ही एवरेज है, 9 मैचेस में एक बार 84 बनाया था, तो एक 84 के लिए मैं 9 मैच में टीम में नहीं रखूंगा। ठीक है, पावर प्ले में एक्सपेक्टेड है विकेट आ जाएगा। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं, तो स्पिन इस्तेमाल होगी पावर प्ले में। या तो विल जैक्स आएंगे, अब विल जैक्स या फिर देखो विल जैक्स चाहे या तो विल जैक्स इवन लुइस को आउट कर देंगे या फिर लियाम डॉसन या जैकब बेथल इनको आउट कर देंगे। ठीक है, लियाम डॉसन और बेथल इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद है इवन लुइस, जिनसे मैं इस मैच में एक बड़े स्कोर की उम्मीद कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? एक तो बैटिंग सरफेस, दूसरा लास्ट मैच का परफॉर्मेंस, तीसरा ग्राउंड का डायमेंशन। तो 3 चीजें हैं जो मुझे इनके फेवर में जाने के लिए मजबूर कर रही हैं, इसीलिए मैं इनको ग्रैंड लीग का रिस्की वाइस कैप्टन कह सकता हूं। ठीक है, इंग्लैंड के सामने रिकॉर्ड भी कोई गंदा नहीं है, 30 का एवरेज है और पिछले 2 से 3 सालों में 25 का एवरेज है। सेकंड बैटिंग करते हुए 4.50 है। आदिल रशीद दिक्कत दे सकते हैं, ऑफ स्पिनर इसीलिए इस्तेमाल किया गया था इनके सामने, जिसके सामने इनका 5 बार ये विकेट गंवा चुके हैं। विल जैक्स का इस्तेमाल हो जाएगा, तो विल जैक अगर आउट कर देना तो वही है चांसेस। इसके अलावा मुझे लग नहीं रहा है कि इतनी दिक्कत आएगी। पिछले मैच में भी 3 एक छक्के मार दिए थे जैकब बेथल में, वो तो लगातार मारने के चक्कर में विकेट गंवा दिया। फिर इसके बाद है शे होप अकेले प्लेयर ऐसे हैं जिनको मैथ्यू पॉट्स और ब्रेडन कार्स सबसे ज्यादा परेशान कर सकते हैं। हालांकि लेग स्पिन के सामने 8 बार इन्होंने विकेट दिया है। आदिल रशीद भी यहां पर मौजूद है जो कि इनको पहले भी 2 बार आउट कर चुके हैं, पर स्पिन को फिर भी ये बाकियों के मुकाबले बेहतर खेल लेते हैं, जैसे कि ऑफ स्पिन और ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी। ठीक है, सेकंड बैटिंग करते हुए 3.50 हैं। चूंकि विकेट कीपर भी हैं तो डबल ऑप्शन आपके लिए परफॉर्मेंस के, तो मैं फिर भी शे होप की तरफ जाना पसंद करूंगा। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इस वजह से। इसके बाद है रोस्टन चेस, इनको रखने में फायदा होगा क्योंकि गेंदबाजी तो करेंगे। हैरी ब्रूक के सामने गेंदबाजी करेंगे, बेन डकेट के सामने कर सकते हैं, अगर बेन डकेट खड़े रहे तो बेथल के सामने आ सकते हैं। तो 2-3 प्लेयर है जिनके सामने इनको गेंदबाजी करते हुए आप देख लोगे। 29 इनिंग 23 विकेट और लगभग 20-25 रन करके देके जाते हैं। 2 ओवर की गेंदबाजी मिल रही है, 10-15 रन मिल रहे हैं, काफी है हमारे लिए। लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है, 2 बार आउट हो चुके हैं। आदिल रशीद यहां पर है और ऑलमोस्ट ये मेरी टीम में है। ठीक है, इसके बाद है रदरफोर्ड ने भी अच्छा खेला था आईपीएल के अंदर, लेकिन यहां तो पिछला मैच उतना अच्छा गया नहीं। आउट हो गए, ऑर्थोडॉक्स गेंद पे लगातार आउट हो गए थे, जस्ट अगली 1-2 गेंदों बाद ही अपना विकेट गंवा दिया था। 25 का एवरेज है, 2 बार 50 है। आदिल रशीद ने 2 बार आउट किया है, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा कि ऑर्थोडॉक्स ही आउट कर ले। ठीक है, लास्ट मैच में चले गए, मिस हिट कर गए थे, गेंद बाउंड्री तक नहीं गई, कोशिश छक्के की थी। तो हाल फिलहाल में ये खिलाड़ी एक और ऐसा ऑप्शन है जिनको वो एरिया पसंद आएगा जो छोटा एरिया है। तो रदरफोर्ड, इवन लुइस के बाद में दूसरा ऑप्शन है जिसको आप इस बेसिस पे टीम में रख सकते हो कि उनका एरिया छोटा है बैटिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद है रोमन पॉवेल, 29 का बैटिंग एवरेज है और दोनों इनिंग्स में 2-2 50 है। बैटिंग डाउन नीचे, यहां आके सिर्फ बल्ला ही चलाना है, तो ये प्योर रिस्की पिक है। इस पर दिमाग लगाना है, मतलब आपको रिस्क आप बहुत बड़ा ले रहे हो। आदिल रशीद 3 बार आउट कर चुके हैं, यहां प्योर आपको स्पिन गेंदबाजी भी मिलेगी। यहीं पर बेथल गेंदबाजी करेंगे, यहीं पर डॉसन करेंगे, यहीं रशीद गेंदबाजी करेंगे, तो चांसेस हैं कि ये जल्दी विकेट गंवा ही जाएंगे। तो इसीलिए रोमन पॉवेल मेरी टीम में अभी नहीं है। इसके बाद रसेल, जो कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर रहे हैं और बल्लेबाजी आ जाएगी, बहुत हाई चांसेस है, इसीलिए रसेल मेरी टीम में है। 17 इनिंग 22 विकेट हैं और 32 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें 2.50 हैं। स्पिन ने पिछले मैच में आउट किया था, स्पिन से ही दिक्कत बढ़ेगी ज्यादा। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 3 बार आउट हो चुके हैं। आदिल रशीद ने 2 बार आउट किया है। आप देख रहे होंगे ज्यादातर बल्लेबाजों को राशिद ने आउट किया हुआ है और 2-2 3-3 बार किया, क्योंकि स्पिन ही नहीं खेल पाते। फास्ट बॉलर से उतनी समस्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद है रोमारियो शेफर्ड,
अब दोस्तों 4 ओवर पूरे डाल रहे हैं तो फिर इनको तो छोड़ना बनता ही नहीं है, बैटिंग आनी ही आनी है। चाहो तो वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, स्मॉल लीग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले गेंदबाजी करते हुए ज्यादा अच्छे ऑप्शन है वाइस कैप्टन के, सेकंड बॉलिंग में उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है क्योंकि फिर डेथ ओवर शायद गेंदबाजी करने का मौका ना मिले, क्योंकि हो सकता है कि अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करे ज़्यादा बड़ा स्कोर ना बन पाए और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजी मैच खत्म कर दें, मतलब 15-16 ओवर में, और पूरे ओवर करने का मौका भी ना मिले। इसीलिए अगर कैप्टन तो खैर नहीं करोगे, वाइस कैप्टन अगर करना है तो पहले गेंदबाजी करते हुए कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बैटिंग तो आ जाएगी। 36 का बैटिंग एवरेज है इनका। जैसन होल्डर ये भी पावर प्ले और डेथ ओवर के गेंदबाज रहे हैं, लास्ट मैच में भी डेथ ओवर में गेंदबाजी की थी, 20वां ओवर डाला था। और जो गेंदबाज डेथ ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कि उनको विकेट मिल जाए। हालांकि पिछले मैच में ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ 0 विकेट पर ही फिनिश किया था। 26 विकेट पहले गेंदबाजी करते हुए हैं 21 पारी में, सेकंड इनिंग में 13 में 17 है, मतलब विकेट इनको दोनों इनिंग्स में मिले हैं। अब जैसन होल्डर या फिर गुदाकेश मोटे, ये दोनों में से एक पटकने में आपको फायदा होगा। मतलब ये है कि जैसन होल्डर ज्यादा सेफ कह सकते हो, गुदाकेश थोड़ा सा रिस्की कह सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में गुदाकेश की तरफ जाने में ज्यादा फायदा है। एल्जारी जोसेफ 28 इनिंग 39 विकेट इनके खाते में, पहले गेंदबाजी करते हुए 15 में 19 है, सेकंड करते हुए 13 पारी में 20 विकेट इनके खाते में दर्ज है। और लास्ट में है गुदाकेश मोटे, ये प्योर रिस्की पिक है, प्योर रिस्की पिक, लेकिन ट्राई कर लेना। 13% का इनका सिलेक्शन परसेंटेज है, काफ़ी कम लोगों ने रखा है, जीएल में आपके काम आ जाएंगे, 2 विकेट निकाल कर आराम से दे सकते हैं। इसीलिए गुदाकेश की तरफ नज़र रखना, स्पेशली पहले बॉलिंग में तो कर ही लेना। ये ग्रैंड लीग के लिए बात कर रहा हूँ, स्मॉल लीग में तो खैर आप सेफ ही खेलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या कहता है कैप्टन वाइस कैप्टनसी का सेक्शन? लास्ट मैच में क्या जोरूट लिख दिया था लोगों ने, कमेंट जोरूट 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 कर दिया था, आज नहीं, अब सही कर लिया मैंने, आज एडिट कर लिया, कल किया नहीं था, भूल गया था मतलब। जॉस बटलर, इवन लुइस और रोमारियो शेफर्ड, ये 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। और ध्यान रखना, इंग्लैंड की टीम उतनी तगड़ी नहीं है कि वो हार ना सके, इसलिए ये गलती मत करना कि इंग्लैंड के ही फेवर में टीम बनाओ, बैलेंस टीम बना के चलना, ठीक है। आंद्रे रसेल, हैरी ब्रूक और लियाम डॉसन, ये जीएल के हैं। अब कहोगे हैरी ब्रूक को क्यों रख दिया? हैरी ब्रूक को मैंने रख दिया कि अगर स्पिन को सर्वाइव कर गए तो फिर चांसेस अच्छे हैं, स्कोर कर जाएंगे। आंद्रे रसेल तो है ही अच्छा ऑप्शन, और लियाम डॉसन को इसलिए कर दिया क्योंकि ये स्पिन खेल नहीं पा रहा है वेस्ट इंडीज वाले, अगर कहीं फिर से 3-1 विकेट दे जाए तो, ठीक है। अब टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है स्मॉल लीग का? बटलर टीम में है, इवन लुइस को रख लिया, बेन डकेट को रख लिया, ब्रूक को रख लिया, ठीक है। ब्रूक तक जबरदस्ती आया हूं क्योंकि एक बैटिंग आ जाएगी, उम्मीद तो है कि बैटिंग आ जाएगी। रसेल, लियाम डॉसन, रोस्टन चेस और रोमारियो शेफर्ड यहां पर है। एक अकेला चेंज कर सकते हो कि रसेल के स्थान पे एक दूसरा बल्लेबाज जैसे कि शेरफिन रदरफोर्ड की तरफ आ सकते हो, पर वो रिस्क रहेगा, ठीक है। आदिल रशीद टीम में लिए हैं, जेसन होल्डर है और ब्रेडन कार्स को टीम में रखा हुआ है। ये टीम कॉम्बिनेशन तैयार किया है। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो एक काम ये कर सकते हो कि इनके स्थान पे जैकब बेथल पटक लो, क्योंकि वो आपको बैटिंग भी दे जाएंगे। तो ये रिस्क आप ग्रैंड लीग में ले सकते हो, लेकिन अगर स्मॉल लीग की बात, मतलब ये रिस्क आप फर्स्ट बैटिंग में ले सकते हो, लेकिन अगर सेकंड इनिंग की बात है तो फिर आप कोशिश ये करिएगा कि आदिल रशीद ही रख लो, पहली इनिंग की 4 ओवर तो डालेंगे कम से कम, तो ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर कोई चेंजेस आएगा, जैसा कि संभव है क्योंकि टॉस के हिसाब से टीम बनाई जाएगी, अभी ये न्यूट्रल है, जो इनका रिकॉर्ड बेहतर है, जो प्लेयर बेहतर है उनको रखा है। तो जो टॉस के बाद टीम आएगी वो टेलीग्राम पे आ जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह है, जाके ज्वाइन कर लेना। और ध्यान रखना भैया, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।